सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे, बैठ चुके होंगे अपनी कॉपी पेन के साथ। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, और कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और जिनको समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इनको कैसे करना है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जब आपके पास आएंगे तो आपको वो खुद से भी करना सीखना है। तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आप खुद से करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस से, यानी कि विमीय विश्लेषण से, जिनको हम आज की क्लास में रखेंगे सामने, जिनके ऊपर बात हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि वेग v, समय t एवं बल F, इनको भी कैपिटल बना दीजिए। वेग v, समय t एवं बल F को मूल राशि मान लें तो ऊर्जा एनर्जी E की विमा होगी। चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास, चारों में से बताना है कौन सा सही है। पहला है FTV, सेकंड है F-1T-1V, थर्ड है FTVB -1, ठीक है, एंड डी ऑप्शन इज F-1T-1V -1। चलिए, तो चार ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक सही आंसर है, हमको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो हमें क्या बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि हमने क्या करना है, हमने वेग, समय और बल को मूल राशि मान लेना है। मूल राशि का क्या अर्थ होगा? मूल राशि का अर्थ ये होगा कि जो एनर्जी E है, जो एनर्जी है यानी कि जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा है E, वो डायरेक्टली किस किस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वो हो जाएगा V, T और F पर निर्भर, सीधे सीधे, है ना। ऊर्जा हम जानते हैं, हमारे पास राशियां जो है, क्वांटिटीज जो है दो प्रकार की होती है। चलिए कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं साथ साथ में। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल भौतिक राशियां और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो भौतिक राशियां होती हैं जिनके निरूपण के लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे द्रव्यमान, समय, है ना, लंबाई। तो ये कुछ ऐसे राशियां हैं, अगर आपको समय की परिभाषा देनी है तो आप किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं ले सकते हो उसमें, है ना। इसको समझने के लिए हम व्युत्पन्न राशि को समझते हैं। व्युत्पन्न राशि जैसे बल, अब अगर आपको बल को समझना है तो बल को डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलोगे? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल को कौन समझाएगा? ये द्रव्यमान और त्वरण, मतलब कि बल किस पर निर्भर करता है? दो राशियों पर निर्भर करता है। तो आप समझ रहे हो ना, व्युत्पन्न राशि में क्या होगा कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो भी हमारी राशि होगी, वो अन्य राशियों पर निर्भर करेगी।
जबकि मूल राशि में ऐसा नहीं होगा। मूल राशियां स्वतंत्र रूप से उनका अपना वैल्यू होगी, ठीक है, और उनके मान को डिफाइन करने के लिए हमको किसी अदर राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो ऐसे ही यहाँ पर ऊर्जा जो है ये क्या है, ये व्युत्पन्न राशि है। एनर्जी क्या है, व्युत्पन्न राशि है ना। ऊर्जा आप जानते हैं, गतिज ऊर्जा हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा mgh। तो गतिज ऊर्जा कब पता लगेगी, जब द्रव्यमान और वेग पता लगेगा। मतलब कि ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर है, ये द्रव्यमान त्वरण और हाइट पर निर्भर है। कौन, स्थितिज ऊर्जा। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला होता कि मूल राशियां हमको किसको लेना है, वेग, समय और बल को, तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता एम, एल और टी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। मूल राशियां ये है हमारी। पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नहीं, एमएलटी नहीं लेना है आपने, आपने मूल राशि के लिए लेना है वेग, समय और बल। समझिए बात को। तो जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है इस सॉल्यूशन की, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो भी व्युत्पन्न राशि होती है वो मूल राशियों पर निर्भर होती है। समझ में आ गई बात? जैसे अगर बात करें, आसान सा एग्जांपल दे दूं कि जो चाल है, चाल क्या है हमारी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। v से अगर मैं इसे डिनोट करता हूं या फिर s से डिनोट करूं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, नहीं होता, होता है। दूरी क्या है हमारी, मूल भौतिक राशि, समय क्या है हमारा, मूल भौतिक राशि। लेकिन चाल क्या हो जाएगी हमारी, व्युत्पन्न भौतिक राशि, क्योंकि चाल किस किस पर निर्भर है, दूरी और समय पर। अब समझ में आया होगा आपको कि मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि किस किस प्रकार से अलग होती हैं, है ना। तो ऊर्जा E जो है वो किस किस पर निर्भर कर रहा है, V, T और F पर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ये मूल राशि है। तो जो भी व्युत्पन्न राशि होती है वो मूल राशियों पर निर्भर करती है, सबसे पहली बात। ठीक हो गया। अब आगे की कहानी करते हैं। हमने ये बोला कि इन पर निर्भर तो करती है, लेकिन किस तरीके से निर्भर करती है वो हमें नहीं पता, है ना। तो हम इनकी जो पावर्स है इसको A, B, C ले लेते हैं। अब हमको ये A, B, C के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। इनकी घात लिया मैंने A, B, C, ठीक है। हमको ये A, B, C के मान ज्ञात करने हैं, तो हमको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि जो ऊर्जा E है वो वेग, समय और बल पर किस प्रकार से निर्भर करती है, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना पता है ना, निर्भर करती है, पर किस तरीके से करती है वो समझना है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, है ना। अब आगे की कहानी हो गई बहुत आसान। या हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, जब जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तब तब एक नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, जहां के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये बात हम लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसके बाद आगे की कहानी में हम क्या देखेंगे कि हम विमाएं लिखते हैं दोनों तरफ की। क्या करते हैं, विमाएं लिखते हैं। तो विमाएं लिखने पर एनर्जी E की अगर विमा की बात करूं, ऊर्जा E की विमा जानते हैं, ऊर्जा की विमा वही होती है जो कार्य की विमा होती है। ऊर्जा और कार्य की समान विमाएं होती है। समझ में आया? तो ऊर्जा की विमा वही होगी जो कार्य की होगी, और कार्य की विमा होती है m l स्क्वायर t माइनस 2, m l स्क्वायर t माइनस 2। ठीक, यहाँ पे मैंने एनर्जी की डायमेंशन रख दी। अब k की डायमेंशन, इसे हम समीकरण 1 बनाते हैं, ठीक है। k की डायमेंशन, k क्या है, नियतांक है, नियतांक की विमा तो होती नहीं, ठीक। उसके बाद v की डायमेंशन, v क्या है, वेग, वेग की विमा क्या होती है, l t माइनस 1। मैंने आपको बोला था अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस करने तो आपको विमाएं जो है याद रखनी है। v की पावर a था तो पावर में a लिख दिया। t क्या है, t क्या है, समय, समय की विमा t ही होती है, इसकी पावर में b है। और f क्या है, बल, बल की विमा होती है mlt माइनस 2, और इसकी विमा है, इसके पावर में लिखा हुआ है c। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इधर, तो हम देखते हैं कि L की पावर A, T की पावर माइनस A, यहाँ आ जाएगा T की पावर B, यहाँ आ जाएगा M की पावर C, L की पावर C, T की पावर माइनस 2C। अगर मैं इसे ढंग से लिखूं तो M की पावर C, L की पावर में क्या क्या है भाई, C भी है A भी है, तो क्या हो जाएगा A प्लस C। T की पावर में क्या है, माइनस A है, B है, माइनस 2C। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया m l स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू एम सी एल ए प्लस सी टी ए माइनस ए प्लस बी माइनस 2c। अब क्या करेंगे कि आगे की कहानी में तुलना करेंगे। m की पावर में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, वही चीज करी है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास लास्ट लाइन क्या आई थी, m1 l स्क्वायर
t माइनस 2 इज इक्वल टू MC LA प्लस C MC LA प्लस C T माइनस A प्लस B माइनस 2C माइनस A प्लस B माइनस 2C। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो क्या करते हैं हम, अब तुलना कराते हैं घातों की तुलना करने पर किसकी, M L और T की। तुलना करता हूं मैं, तो इसके m की घात से तुलना होगी तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। l की घात से तुलना होगी तो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। और t की घात से तुलना होगी तो माइनस a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, चलिए अब आगे का काम करते हैं। अब हमारे लिए चीजें और आसान हो रही है। c की वैल्यू 1 मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। c का मान 1 आ चुका है, तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 1, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, c की वैल्यू आ गई। अब a और c का मान यहाँ रख दो, तो माइनस 1 प्लस बी माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 1 प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो हम क्या देख रहे हैं, a b और c तीनों की वैल्यू क्या आई है 1। समीकरण 1 जो हमने बनाई थी ना, वहां पर आप एक a b c की वैल्यूज रख दो। ये रही हमारी समीकरण 1। ठीक है, इसमें a b और c की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो आ जाएगा e इज इक्वल टू k v t f। ठीक है, तो 1 1 1 तीनों की पावर 1, मतलब कि e इज इक्वल टू एफ टी बी। कॉन्स्टेंट है ना, k क्या है कांस्टेंट, k की वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं। ये ऑप्शन के हिसाब से हमने रखा है। ऑप्शन में हमारे पास k कहीं नहीं था तो हमने k हटा दिया, और एफ टी भी आ रहा है हमारा आंसर, दैट मीन्स कि ए आंसर इज करेक्ट। समझ में आया है ये क्वेश्चन, समझ में आया है, नोट डाउन कीजिए इसे, नोट डाउन कीजिए डियर स्टूडेंट्स। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं ऐसा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप खुद से करेंगे इसको देखते देखते। अगर आपने नोट डाउन नहीं करा है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसी तरीके से करना है। ठीक, और इसमें भी आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा। चलिए, सो चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, नोट डाउन कीजिए इसे। क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा E, वेग V एवं समय T को मूल राशि मान लें तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की विमा होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन इज E v माइनस 2 t माइनस 1। बी ऑप्शन इज E v माइनस 1 t माइनस 2। सी ऑप्शन इज E v माइनस 2 t माइनस 2 एंड डी ऑप्शन इज E माइनस 2 t माइनस 1 t माइनस 3। चलिए, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरा करेंगे जल्दी से और फिर बताएंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताएंगे। किसी बच्चे का कोई डाउट है जरा हाथ खड़े करके बताएं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है तो इस बीच पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी जो डायमेंशंस की वो बता दे रहा हूं। पृष्ठ तनाव
की जो विमा होती है, पृष्ठ तनाव को हम S से निरूपित करते हैं और इसकी विमा होती है, इसकी डायमेंशन होती है mt-2। इसके अलावा क्या क्या रखा है, ऊर्जा E की डायमेंशन तो अभी बताया था आपको, क्या होती है ml²t-2, ठीक है। और क्या है, वेग V की डायमेंशन भी बताइए आपको lt-1, ठीक है। और तीसरी राशि क्या है, समय की विमा तो हमारी क्या होती है, t ही होती है समय की विमा, ठीक है। तो चलिए करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए जो जो चीजें जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी, जल्दी से कीजिए। इस बीच अगर किसी का डाउट है तो हाथ खड़े कर ले और पूछ ले अपना क्वेश्चन जो भी है। चलिए, तो सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वही काम हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में हमसे जो बात बोली गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो पृष्ठ तनाव है यानी सरफेस टेंशन S, वो किस किस पर निर्भर कर रहा है, E पर, V पर और T पर। और E, V और T पर एग्जैक्टली किस प्रकार से निर्भर कर रहा है वो हमें नहीं पता, तो इसकी पावर A, B और C हम ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन तो समझ में आ गई। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, K लगाते हैं और उसके बाद इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, विमाएं रखते हैं, डायमेंशन रखते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, स्किप करके कर रहा हूँ। mt-2 सरफेस टेंशन की विमा जो कि मैंने आपको बताई थी, K के डायमेंशन हम रखेंगे नहीं, कांस्टेंट है। E हो गया हमारा ml²t-2 और उसके डायमेंशन में क्या आएगा A, क्योंकि E के ऊपर क्या है, पावर A। उसके बाद B की डायमेंशन क्या है, lt-1, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है B, तो यहाँ पर भी आ जाएगा B। और T के डायमेंशन T होता है, उसके ऊपर लिखा है C, तो यहाँ पर आ जाएगा C, ठीक। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन किस तरीके से होगी। अब यहाँ पर m है, l नहीं है और t-2 है, तो जो नहीं है वो 0 और जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है 1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर देखो, इधर आ जाएगा ma l2a t-2a, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा lb, पावर अंदर चली जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में सबके t-b और यहाँ पर आ जाएगा tc। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ ma l2a प्लस b और t के ऊपर क्या क्या लिखा है, -2a -b प्लस c, ठीक है। तो जो इक्वेशन बन गई वो बन गई m1 l0 t-2। यहाँ से मुझे a, b और c के मान निकलेंगे। a का मान मैं देख रहा हूँ सीधे सीधे 1 आ रहा है m की पावर से, l की पावर क्या है 2a प्लस b, इधर क्या है 0, तो 2a प्लस b 0 के इक्वल हो गया। और t की पावर क्या है -2a -b प्लस c और इधर क्या है -2 है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2, ठीक है। इधर हम क्या करते हैं, इधर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2 रखते हैं, तो -2 आ जाएगा और b की वैल्यू -2 रखने पर ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू -2, ठीक है। और ये -2 काट दो, c इज इक्वल टू -2 आ गया। तो a, b और c की वैल्यूज आ गई है। ये वैल्यूज हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट लिख दिया हो आपने, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यूज। इसके बाद क्या आएगा, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k e की पावर a मतलब 1, v की पावर b मतलब -2, t की पावर c मतलब -2, ठीक है। ये तो हमारा आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो भी है ना। बट हमारे जो 4 आंसर हमको 4 ऑप्शन दिए उसमें k तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम e, v और t को ही ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। k की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली 1 कर देते हैं, ठीक। अब वैल्यूज चेक करते हैं, e, v -2 t -2 कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सी वाला। समझ में आ गया। इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक चीज आपको बहुत जरूरी है जो कि याद होनी चाहिए, वो है, वो क्या है बताइए, वो है डायमेंशंस। अगर आपको ये डायमेंशंस नहीं याद होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो डायमेंशन जरूर याद रखें, विमाएं जरूर याद रखें, तभी जाकर के ये क्वेश्चंस हो पाएंगे, ठीक। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
तो जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करेंगे। आई थिंक मैंने क्वेश्चन क्लास में पहले भी सॉल्व करवाया होगा, बट देखते हैं आप में से कितने लोग इसे कर पाते हैं। जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स F, ये 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। एक तो द्रव्यमान पर m पर, दूसरा त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर, एंड थर्ड इज वेग v पर। इन तीनों पर ही डिपेंड करता है। हमको फॉर्मूला डिराइव करना है अभिकेंद्र बल के लिए। अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र यानी फॉर्मूला को डिराइव करना है। चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने सीखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड करे। तो अभिकेंद्र बल जो F है वो डिपेंड कर रहा है, वो निर्भर करता है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर। तो MA/BB/RC हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, बराबर लगा के एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहां के बराबर क्या है, नियतांक। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या करते हैं भाई, डायमेंशन रखते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। यहाँ पे द्रव्यमान की डायमेंशन होती है m पावर में a, वेग की डायमेंशन होती है LT-1 पावर में b, और त्रिज्या की डायमेंशन होती है l पावर में c। ठीक, आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से, MLT-2 लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, राइट हैंड साइड में देखिए m की पावर a हो जाएगा, इधर l की पावर b और t की पावर -b हो जाएगा, और इधर l की पावर c हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एस सेम एस चल रहा है। m की पावर a हो जाएगा, l की पावर b प्लस c हो जाएगा क्योंकि दो जगह l है, और t की पावर -b हो जाएगा है। और इधर पावर में m और l के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1 1 लिख लो। अब क्या करो, नेक्स्ट काम करो कंपैरिजन का। कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है a की वैल्यू 1, ठीक है। इसके अलावा b प्लस c की वैल्यू 1, इसके अलावा -b की वैल्यू -2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 अगर यहाँ रखूंगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, ये वैल्यूज कहाँ रखते हैं हम, ये हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारी, F = K, m की पावर a मतलब 1, v की पावर b मतलब 2, r की पावर c मतलब -1। F = आ गया K m v² और r की पावर -1 है मतलब अपॉन r हो जाएगा, है ना। और एक्सपेरिमेंटली अगर मैं K की वैल्यू 1 ले लूँ तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है mv²/r। तो ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। देखो कितना इजीली काम हो गया। अगर आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के जो फॉर्मूला है उसमें द्रव्यमान, त्रिज्या और वेग आते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला याद नहीं है ना, फॉर्मूला नहीं याद है आपको, पर आपको ये पता है कि फॉर्मूले में m, v और r आते हैं, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण का हम लोग यूज करते हैं जो यूनिट्स है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज करने में, है ना। आपको अगर स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, और आपसे बोला जाए इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, है ना, तो वो काम आप डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बोला जाए कि आपको दिया हुआ है बल का जो मात्रक है ना, फोर्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, पर ये ऐसा ही सिस्टम में होता है, ऐसा ही पद्धति में, लेकिन आपको बोला जाए इसको सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करो और वैल्यू बताओ कितना होगा, तो इसके लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगे और आपने उनको नोट डाउन भी किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में फिर से अगर बात करें तो हम विमीय विश्लेषण का जो यूज़ करते हैं वो 3-4 टाइप से यूज़ करते हैं। नंबर 1, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बदलने के लिए, यानी कि मात्रकों की पद्धति में परिवर्तन लाने के लिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना। ग्राम जो भी मतलब जो भी यूनिट है उनको कन्वर्जन, न्यूटन को डाइन में बदलना है, जूल को अर्ग में बदलना है।
ये सारे कन्वर्जन्स, पहला। सेकंड, हमने इससे कोई डिराइव कर सकते हैं किसी फॉर्मूले को। थर्ड, हम किसी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं ये करेक्ट है या नहीं है। फोर्थ, जो इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके डायमेंशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, फिर डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे और नए पार्ट के ऊपर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप घर से इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं हो पाते तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।